हेलो, मैं हूँ शिल्पी और आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स। आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर कंप्लीट। तो आप लोगों को मैंने इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं, जैसे कि नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म के कॉजेज़ क्या हैं और साथ में कुछ लीडर्स जो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, ग्रोथ में इम्पोर्टेंस कर रहे थे, वो आपके कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे, जिनके बारे में हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पूरा देख चुके हैं, ठीक है? अभी आज हम लोग देखेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में, जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने कैसे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में पार्टिसिपेट किया एंड आफ्टर दैट एक इंस्टीट्यूट है जो कि पूरी तरह से फ्रीडम फाइट तक हमारे साथ में काम करता है, नेशनलिज्म पर काम करता है। वो कौन-सा इंस्टीट्यूट है और ब्रिटिशर्स ने उसको बनने कैसे दिया, ये सारा हम आज के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? तो वो इंस्टीट्यूट कौन-सा है और सम पॉलिटिकल लीडर्स जिनके बारे में हम आज इस वाले चैप्टर में देखेंगे और फिर ये हमारा जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है? तो अभी हम सुनेंगे क्या कि और कौन से लीडर थे जिनके बारे में हमें और पढ़ना है। तो आपके राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैं बता चुकी हूँ। ही वाज़ द फादर ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है? उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया दैट वाज़ वेरी मेजर। उन्होंने जो न्यूज़पेपर्स दिए, जो प्रेस के थ्रू दिए, जो सती एक्ट में एक्ट किया, वो सारी चीज़ें मैं प्रीवियसली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। एंड वन मोर थिंग, हिस्ट्री में आप प्लीज़ रैंडमली कुछ भी उठा कर के मत पढ़िएगा। जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर दिया जा रहा है, उस सीक्वेंस में पढ़िए क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? सब कुछ क्रोनोलॉजी के सेट में चल रहा है, इसलिए प्लीज़ रैंडमली कहीं से मत पढ़िएगा, ऐसे क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़िएगा, तो आपको सारी चीज़ें एकदम ईज़िली क्लियर हो जाएगी और वीडियोज़ बहुत बड़े नहीं है, 15-15 मिनट्स के मैक्स वीडियोज़ हैं, इलैबोरेशन है, स्टोरी एन्जॉय करते हुए बस पढ़ते रहना, ठीक है? तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अभी कौन-सा पढ़ना है हमें? ज्योतिबा फुले पढ़ना है, ठीक है? तो ज्योतिबा फुले जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? उन्होंने नेशनलिज़्म में कैसे हमारे पार्टिसिपेट किया? ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे, ठीक है? तो ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले उनके नाम से समझिए समथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू द फ्लावरी, कोई ऐसे फ्लावर टाइप के हैं, कुछ ऐसे फूल बरसाए उन्होंने हमारे ऊपर जो कास्ट, वुमेन और विडो पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। तो ज्योतिबा फुले जी जो थे, वो पहले तो उन्होंने ना अपने चाइल्डहुड में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी जो कास्ट रिलेटेड चीज़ें थी। उनको हमेशा से माइनॉरिटी फील वाली चीज़ें उनको पता थी, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ। तो ज्योतिबा फुले जब आते हैं रिफॉर्म के लिए, तो वो पढ़कर आए अच्छे से। उन्होंने क किस चीज़ पर काम करने का सोचा कि लाओ लेट्स ब्लॉसम द फ्लावर एंड हम काम करेंगे किस पर? हम काम करेंगे अनएजुकेटेड मेंबर्स पर, वुमेन्स पर और माइनॉरिटी कास्ट जो हम लोग बात करते हैं ना, कास्ट वाला जो सिस्टम चल रहा था, उसको हटाने के बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिबा फुले जी आते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं यहाँ पर कि क्या-क्या थे। ज्योतिबा फुले वर्क्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो किया वो ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ जो सावित्री बाई फुले थी, उन लोगों ने मिलकर काम किया है, ठीक है? इन दोनों लोगों ने वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। कैसे किया है, वो देखो। 1851 में ज्योतिबा फुले जी ने क्या किया कि अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले के साथ में उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल भी स्टार्ट कर दिया। पहला फर्स्ट स्कूल गर्ल्स स्कूल भी स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे? पुणे में स्टार्ट किया, ठीक है? पुणे ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छी जगह है, टीचिंग के सेक्टर के लिए टीचिंग का हब है। तो वहाँ पर 1851 में 1851 पुणे में आपका जो फर्स्ट गर्ल्स का स्कूल था, वो ज्योतिबा फुले जी ने स्टार्ट किया था। वो अपनी वाइफ के साथ में मिलकर के। तो भाई डेफिनिटली दोनों लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, वुमेन के लिए कर रहे थे, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला? कास्ट, वुमेन और विडो के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्या किया इन्होंने 1854 में फिर से इन्होंने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया। किस बारे में? अनटचेबल्स एंड स्टार्टेड अ प्राइवेट ऑर्फनेज फॉर द विडोज। जो अनटचेबल वाली चीजें चल रही थी ना, कास्ट सिस्टम में क्या होता था, जो लोअर कास्ट के होते थे उनको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया जाता था, तो उनके लिए भी इन्होंने स्कूल बनाए। तो ज्योतिबा फुले जी ने तो काफी अच्छे काम किए, कास्ट रिलेटेड भी किए और वुमेन रिलेटेड भी किए और साथ में इन्होंने ये देखिए ऑर्फनेज फॉर विडोज। विडोज के लिए भी इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक जगह बनाई जहां पर विडोज आकर के आप रह सकते हो। आपके लिए एक जगह है, एक ऑर्फनेज है, जहाँ पर विडोज़ रह सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में रखा जाता था उनको। तो ज्योतिबा फुले जी की जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और साथ में उनकी जो वाइफ थी, वो भी उनका पूरा-पूरा सपोर्ट करती थी, ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है, ही पायनियर्ड द विडो रीमैरेज मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड वर्क्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। ओके, इनका बेसिक सा मुद्दा ये था कि वुमेन को पहले तो पार्टिसिपेट कराओ। उसके बाद ये जो सती एक्ट चल रहा है, ये जो विडो वाली चीज़ें चल रही हैं, इनको थोड़ा-सा सप्रेस करो
और बेसिकली आप किस पे फ़ोकस करो? इनकी पढ़ाई पर फ़ोकस करो। जितनी वुमेन एजुकेट होगी, उतना ही तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगी फ्रीडम में, उतना ही तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, ब्रिटिशर्स कैसे काम कर रहे हैं एंड व्हाट वी नीड टू डू। तभी तो वो पढ़ पाएगी कि प्रेस में क्या रिलीज़ हो रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या आर्टिकल्स है। अगर अनएजुकेटेड वुमन होगी तो उसे क्या पता होगा, वो सिर्फ़ घर में खाना बनाती रह जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि लोकली आपकी जो वुमेन है, अगर वो एजुकेटेड हो गई ना, तो नेशनलिज्म का पार्ट आधे से ज़्यादा प्ले हो जाएगा वुमेन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उनका बेसिक फंडा यही था कि भाई वुमेन को एम्पावर करो, ठीक है? तो ज्योतिबा फुले का क्या बेसिक फंडा था? कास्ट पे काम करना, वुमेन एम्पावरमेंट और विडो रिमैरिज पे, ठीक है? विडो पे भी इन्होंने काम किया। इसके बाद ही वांटेड टू लिबरेट द डिप्रेस्ड क्लास एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स बाय एजुकेटिंग देम। एजुकेशन पे इनका इतना फोकस था कि एजुकेशन सबको होनी चाहिए। चाहे वो कोई भी कास्ट हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो वुमेन हो, एजुकेट करो सो दैट दे कैन नो कि भाई एग्ज़ैक्टली करना क्या है, कैसे प्रोसीजर काम कर रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि अब मान लो, किसी ने थ्योरी तो दे दी कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कोई आर्टिकल निकल आया है, इंग्लिश में आर्टिकल निकल आया है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट चल रहा था ना, तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर आ रहे थे। अब इंग्लिश में आर्टिकल तो आ गया, पढ़े लिखे ही नहीं हो, पढ़ोगे कहाँ से, देखोगे कहाँ से? तो एजुकेशन इज़ अ मस्ट। ताकि आप पार्टिसिपेट कर सको इंडिया की फ्रीडम के लिए, ताकि आप पार्टिसिपेट कर सको नेशनलिज्म में, ठीक है? तो ज्योतिबा फुले जी ने इतना इम्पोर्टेंट काम किया आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी कास्ट को हटाने के लिए और वुमेन के लिए। बेस्ट काम किया है ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने, ठीक है? 1851 में एक इंस्टीट्यूट पुणे में खुला था और उसके बाद 1854 में उन्होंने एक ऑर्फनेज भी खोला था जो कि विडोज़ के लिए था, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या होता है ये देखिए, इनकी पिक्चर है ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ की और इस तरीके से इंस्टीट्यूट काम करते थे। ऐसे वहाँ पर लोग होते थे जो अपनी पूरी कम्युनिटी लेकर के जाते थे, बातें होती थी, ये चीज़ें होती थी, ठीक है? कमेटी टाइप की बना देते थे। तो वहाँ पर इस तरीके से काम चलता था। ओके, इन्होंने और क्या किया? कास्ट स्ट्रक्चर एज़ आई टोल्ड यू कास्ट स्ट्रक्चर पर इन्होंने काफ़ी चोट की कि भाई कास्ट स्ट्रक्चर इज़ नॉट वर्थ वन सेकंड। ओके, इन्होंने किस पर एक बुक भी लिख दी। क्या बुक लिखी? गुलामगिरी, गुलामगिरी नाम से एक बुक भी लिख दी इन्होंने कास्ट सिस्टम पे। ये देखिए, गुलामगिरी का ये पोस्टर है। इन्होंने कास्ट सिस्टम पर ये एक बुक भी लिख दी कि भाई ये जो आप स्लेवरी कर रहे हो, ये जो जिनको आप माइनॉरिटी वाले लोग हैं, उनको आप लेबर एकदम समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी हटनी चाहिए। गुलाम क्या होता है? स्लेव होता है ना, तो स्लेवरी सिस्टम के लिए इन्होंने बोला कि भाई सबको एजुकेट करो स्लेवरी को अवॉइड करो, एजुकेट करो लोगों को बोलो कि भाई उनका ये राइट है, ये ऐसे-ऐसे करना चाहिए। ये स्लेवरी कहाँ से आ रही है? स्लेवरी तो हमारे पार्ट में है ही नहीं और अभी भी हम देख रहे हैं जब फ्रीडम हुई, तो उसके बाद स्लेवरी को हटाया जाता है ना, तो स्लेवरी हमारा पार्ट नहीं है, तो इसके लिए भी इन्होंने काम किया और इन्होंने एक प्रॉपर बुक भी लिखी गुलामगिरी, गुलाम का मतलब क्या होता है? स्लेव, स्लेव होता है ना, तो स्लेवरी पर इन्होंने प्रॉपर एक बुक लिखी, ताकि लोगों को पता चले कि भाई स्लेवरी नहीं करनी है, ना ही किसी को एक्सप्लॉइट करना है, आपको एजुकेट करना है लोगों को आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो ज्योतिबा फुले जी की कंट्रीब्यूशन यहाँ से हम ये सोशल जस्टिस के देख सकते हैं, ठीक है? जो इन्होंने जो भी पार्टिसिपेट किया, वो नेशनलिज़्म में जाता है, ठीक है? नेशनलिज़्म में जाता है कि हाँ भाई, अब इस चीज़ पर काम करेंगे तो हमारा जो नेशनलिज़्म की ग्रोथ है, वो ऑटोमैटिकली हो जाएगी। जब आप एजुकेटेड हो, आप अवेयर हो, तो ऑटोमैटिकली आप नेशनलिज़्म में पार्टिसिपेट करोगे और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज़्म हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या करते हैं कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी होते हैं। कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी होते हैं। सोशियो रिलीजियस मतलब क्या? कि जहाँ पर आप सोशली तो काम कर रहे हो, लेकिन आप रिलीजियसली भी इम्पैक्ट कर रहे हो। मान लो अगर मैं आपको रिलीजियसली किसी चीज़ से आपको कनेक्ट कर देती हूँ कि आपके भगवान ऐसे हैं या आपके ग्रंथ ऐसे हैं, आपका जो महाभारत है या बुक्स हैं या पुराण हैं, ऐसे-ऐसे हैं, उसमें ये थ्योरी आपकी दी गई है, तो आपको इसे फ़ॉलो करना चाहिए, इसे नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। तो आप रिलीजियस से भी आपको मैंने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया कि आप अपना रिलीजियस भी फ़ॉलो कर सकोगे और जो रिलीजियस आपको समझा रहा है, जो उसकी थ्योरी है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, आप उसे भी फ़ॉलो करो। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में क्या होता था कि रिलीजियस वे में आपको थोड़ा-सा समझाया जाता था और वो किया किसने-किसने था? वो किया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने क्या किया कि इंडियन कल्चर, इंडियन पुराण, वेदास इनकी जो भी प्रिंसिपल्स थे, उनको फिर से एनलाइट किया। फिर से एनलाइट किया कि आप ये समझो, हमारे जो वेद पुराण हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? आप वो समझो, आप इंडियन कल्चर को समझो, इंडियन कल्चर की सिविलाइजेशन को समझो, इंडियन कल्चर की सुपीरियरिटी को समझो सो दैट आपको समझ में आएगा कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, वो गलत है। ताकि आपको फ़ील हो कि वेस्टर्न एजुकेशन से भी ज़्यादा ऊपर
हमारा इंडियन कल्चर है। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इंडियन कल्चर की वैल्यू समझोगे। तो उस वैल्यू को समझाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म पर काम किया, रिलीजियसली इम्पैक्ट किया, ठीक है? लोगों को समझाया अपने चीज़ों से, अपने सत्संग से, अपने समाज से, अपनी एक कमिटीज़ बना करके, जैसे भी कर सकते थे वो सारी चीज़ें इन्होंने की, ठीक है? इसके बाद क्या होता था द रिफॉर्म कंडेम्ड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर पहले कास्ट सिस्टम नहीं था। ये जो कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी है ये हम लोग की बनाई हुई है। आप उस पर मत जाओ। आप गॉड को मानते हो तो गॉड को एक तरीके से मानो। ऐसा मत करो क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने भी ऐसे ही कुछ बताया था मुझे आपको याद होगा कि उन्होंने मोनोथिस्ट पर फोर्स किया था। उन्होंने बोला था भगवान एक है, एक ही को मानिए। ऐसे 50 जगह फैलिए मत, ये भगवान, वो भगवान। इससे क्या होता है डिवाइड होते हैं। तो आपको डिवाइड नहीं होना है। आपको क्या करना है अपने इंडियन कल्चर को समझना है, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, कैसे आ रही हैं, ताकि आप क्या करो पार्टिसिपेट करो नेशनलिज़्म में, ताकि आप पार्टिसिपेट करो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ताकि आप समझ सको कि येस इंडियन कल्चर इज़ बेस्ट और आप उसको प्रमोट करो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में ये लोग चाहते थे और इन्होंने काफ़ी काम किया, कई सारी सभाएँ हुई, कई सारे सेशंस हुए और कई सारे इन्होंने आर्टिकल्स निकाले, बुक्स निकाली, कमिटीज़ बनाई। उसके बाद लोगों पर इम्पैक्ट भी हुआ इस चीज़ का कि येस इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट और हम इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे और ऐसे-ऐसे काम करेंगे और नेशनलिज़्म में पार्टिसिपेट किया और ग्रोथ भी हुई। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? इन्होंने प्रोटेस्ट किया दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्वराज एंड टू रेज द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस। इन्होंने इन्होंने फाइनली बोला कि भाई देखो इंडियन कल्चर को प्रमोट करो फर्स्ट, उसके बाद अपना ये जो कल्चर है, अपने जो वेदास पुराण है इनको प्रमोट करो। यस और ब्रिटिश कल्चर की जो चीजें हैं, जो डोमिनेशन हो रहा है हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं ना वेस्टर्न एजुकेशन, उसको समझो कि डोमिनेट नहीं करना है। हमें अपने कल्चर को भी समझना है, अपनी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? एंड ही गिव द स्लोगन स्वराज एंड इंडिया फॉर द इंडियंस, ठीक है? तो दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर क्या किया है आपको, आपको स्लोगन दिया है स्वराज का और इंडियन फॉर द इंडियंस का भी स्लोगन उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिया है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? प्रेस, कुछ रोल प्रेस का भी है, कुछ रोल प्रेस का भी है। प्रेस क्या कर रही है यहाँ पर? नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए प्रेस क्या करती है? प्रेस सिंपली हमारी क्या थी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लग गया था पहले तो। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या था आपको याद होगा कि हिंदी वाले जो न्यूज़पेपर थे उनको बंद कर दिया गया था। जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोले थे उनको बंद कर दिया गया था। बट द थिंग इज़ अभी क्या होता है कि रातों-रात चीज़ें जो हैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी जाती है। न्यूज़पेपर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है? तो अब प्रेस क्या कर रही है? प्रेस भी लोगों को क्या करती है? बता रही है कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर ये एक्ट हो रहा है, ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी है। तो सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे रही है प्रेस। कैसे दे रही है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो 19th सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट होते हैं, ठीक है? उसमें से आपका होता है अमृत बाज़ार पत्रिका, बंगाली, ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड द स्टेटमेंट इन इंग्लिश। तो ये सारे जो न्यूज़पेपर है वो क्या होते हैं? इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, सो दैट वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर नहीं आएँगे। इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंडर भी नहीं आएँगे। तो इस तरह से प्रेस ने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। ठीक है? प्रेस ने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया इसका, ठीक है? तो नेशनलिज़्म की ग्रोथ के लिए प्रेस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? देखो, नेक्स्ट क्या होता है ये देखिए अमृत बाज़ार पत्रिका की जो एक आर्टिकल है आपका वो देखिए, द हिंदू का भी एक इमेज है वो देखिए। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो प्रेस है, प्रेस के थ्रू क्या हो रहा है? प्रेस के थ्रू पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को पता चल रहा है, अवेयरनेस हो रही है कि अच्छा दिस इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है। जैसे दिल्ली दरबार हुआ, दिल्ली दरबार में इतना पैसा खर्चा हुआ, वो हमें कैसे पता चला? प्रेस के थ्रू पता चला। क्योंकि जब क्रिटिसिज़्म आया, तो हमें पता चला कि अच्छा फेमाइन हो रहा था और साथ में ये दिल्ली दरबार दरबार कंडक्ट कर रहे थे और इतने लैक्स ऑफ रुपीज़ इन्होंने वेस्ट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चल रही थी? कि क्रिटिसिज़्म जब न्यूज़पेपर में निकल रहा था, प्रेस में निकल रहा था, तब वी गॉट टू नो कि हाँ, यहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो ये आपका प्रेस का रोल है। प्रेस आपके नेशनलिज़्म में कैसे पार्टिसिपेट करती है? इस तरह से पार्टिसिपेट करती है, सबको अवेयर करती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रेस तो हमारी आ गई है, ठीक है? प्रेस ने हमें मोटिवेट कर दिया है, बता दिया है कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें हैं, नेशनलिज़्म की ग्रोथ के लिए हमारा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। लेकिन साथ में क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट फ़ॉर्म होता है। एक इंस्टीट्यूट कौन-सा इंस्टीट्यूट है जो फ़ॉर्म होता है? दैट इज़ आईएनसी। आईएनसी कौन-सा इंस्टीट्यूट? इंडियन नेशनल कांग्रेस।
ठीक है? एक आईएनसी इंस्टीट्यूट फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है एग्ज़ैक्टली और क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अवेयर हो गए हैं, नेशनलिज़्म एकदम रैपिडली ग्रोथ पर है और हमको चाहिए एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म, एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, ठीक है? तो हमें तो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए इंडियन पॉलिटिकल्स को, ठीक है? हमें प्लेटफ़ॉर्म चाहिए और हमने आईएनसी फ़ॉर्म करने के लिए बोलते हैं कि हमें आईएनसी दे दीजिए, आईएनसी एक फ़ॉर्म कर दीजिए, कांग्रेस फ़ॉर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन डू पॉलिटिकली थिंग्स, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स एग्री कर जाते हैं। नहीं, ब्रिटिशर्स तुरंत से एग्री नहीं करते हैं। ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, वो इसमें भी अपना लॉजिक लगाते हैं। तो जो एओ ह्यूम होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, सम पॉलिटिकल लीडर्स विल बी देयर तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। हम कम्युनिकेट कर पाएँगे, अपनी पॉलिसीज़ बता पाएँगे और इंडियंस उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, उनका तो ये एजेंडा था। साथ में जो हमारे वाइसरॉय उस समय थे, ठीक है? साथ में जो हमारे वाइसरॉय रहते हैं, लॉर्ड डफरिन, उनका एजेंडा ये होता है कि सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करें। आईएनसी सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करें। अभी क्या हो रहा था कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था। नेशनलिज़्म ग्रो कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। सबको पता चल गया है कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अभी प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो सेफ्टी वॉल्व के लिए उनको लगा कि ठीक है, एक आईएनसी फॉर्म कर देते, एक छोटी-सी कमिटी फॉर्म कर देते पॉलिटिकल लीडर्स की तो क्या होगा कि ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी वो आपस में बात कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे और एक हम लोग के यहाँ पर इश्यूज़ नहीं क्रिएट होंगे। हमारे इश्यूज़ नहीं क्रिएट होंगे कि भई ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो? हमारे पास कुछ लीडर्स हो जाएँगे, कुछ इंडियन एजुकेटेड लीडर्स हो जाएँगे, वो उसमें काम करेंगे और उनको हम अपने अकॉर्डिंग कम्यूट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग उनको समझा लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है? तो उनका बेसिक एजेंडा ये था लॉर्ड डफरिन का कि भाई आईएनसी इसलिए फॉर्म कर दो कि सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर जाए। और एओ ह्यूम का क्या था कि हाँ, वो एक वैसे भी सिविलियन अच्छे थे थोड़े-से, तो उनको था कि हाँ, कुछ इंडियन पॉलिटिकल्स को ले आओ सो दैट वी कैन कम्यूट वेल। तो हम अपनी पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से बताएँगे और ये लोग वहाँ पर रन करा देंगे। तो आईएनसी इसलिए फॉर्म होती समझ रहे हो? आईएनसी हमारे लिए फॉर्म नहीं हो रही थी। आईएनसी में अप्रूवल भी उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि अल्टीमेटली उनको लग रहा था कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ब्रिटिशर्स को क्या था कि हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ठीक है, हमने कहा ठीक है फॉर्म कर लीजिए आप आईएनसी। तो हमने कहा ठीक है फॉर्म करिए फिर उसके बाद क्या होता है? अब आईएनसी भी एक तरीके से काम नहीं करती है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ पे काम करती रहे और सारी चीज़ें करती रहे, नहीं। यहाँ पर बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं आईएनसी में, अलग-अलग सेगमेंट तैयार होते हैं और यहाँ पर 2 टाइप्स के थिंकर भी काम करते हैं आईएनसी में। तो वो जो 2 टाइप के थिंकर हैं, उनका स्प्लिट होना, वापस से साथ आना, एकदम बॉलीवुड मसाला की तरह काम करता है आईएनसी, ठीक है? और अंटिल वी गेट द फ्रीडम तब तक आईएनसी काम करता है, सेशंस कंडक्ट करता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंडियन पॉपुलेशन से आपकी जो भी जनसंख्या है, जो भी चीज़ें हैं, उनको रिलेट करता है ब्रिटिशर्स से, ठीक है? डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन करता है। वो कौन करता है? आईएनसी करती है। तो हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, एक इंस्टीट्यूट मिल गया, दैट इज़ आईएनसी और ये किसका रिज़ल्ट होता है? ये रिज़ल्ट है हमारे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज़्म का। जस्ट बिकॉज़ हमने नेशनलिज़्म पे इतना काम किया, हमारे लीडर्स ने काम किया, तो हमें फाइनली क्या मिलता है? आईएनसी फ़ॉर्मेशन मिलता है। आईएनसी कैसे काम करेगी, क्या-क्या सेशंस होंगे, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है? आईएनसी ने क्या-क्या किया, क्या-क्या आपके मूवमेंट किए, वो सारी चीज़ें आपके सेकंड चैप्टर में। कौन-कौन से लीडर थे, कौन-कौन से लोगों ने किस-किस थिंकिंग पर काम किया, वो सारी चीज़ें भी आपकी सेकंड चैप्टर में, ठीक है? तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है? थैंक यू सो मच।